संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। चल रही होगी। अच्छा, उस पे छोड़, इसको कमेंट, उस पे वो दिखता है ना। नमस्कार भाई, सभी को प्रणाम। एक बार सभी नमस्कार करें, पता चले आप सब पधार गए हैं। मैं भी एक छोटा सा काम कर लेता हूं तब तक। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। प्यार प्रेम ने भाई आ गए, आप सभी तो आ गए यार, 5 मिनट लेट हूं ना मैं, इसलिए एक बार सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर दें ताकि मुझे शेयर नहीं करना पड़े। मैं अकेला ही हूँ तो थोड़ा काम आप भी कर लिया करो। काम करने से कोई तकता थोड़ी ही है, काम करने से तो आदमी आगे बढ़ता है। तो सभी आप क्लास को शेयर करें एक बार जोर लगा के। नमस्कार भी कर लें, शेयर भी कर लें, सारा ही कर लें भैया। हम लगाएंगे आपके परसों एक बार फिर से सिंगल वाला क्लास, समझ रहे हो बात को। करो, नमस्कार करो, राम राम करो भाई, दादा राधे राधे करो, कुछ भी करो पर जरूर करो 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 करो। मैं भी शेयर कर देता हूँ एक जगह क्लास को, क्यों जी। चलो साहब, नमस्कार आप सभी संस्कृत प्रेमियों को, 26 तारीख के महायोद्धाओं को, लड़ने वाले रणबांकुरों को। मैं रामकुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करके हम पढ़ते हैं। आज के शिक्षण वीडियो में हम शिक्षण सूत्र और सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हो सकेगा तो शिक्षण सहायक सामग्री में भी आगे बढ़ेंगे। क्लास को आप लोग थोड़ा सा देना ताकि मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाऊँ, क्योंकि इनमें कुछ खास है नहीं, तो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है वो उसकी चर्चा करूँगा, बाकी फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। चलिए क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं, चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज का विषय हमारा संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं और दोनों का भी एक प्रश्न आपका परीक्षा में पक्का होता है। हमेशा परीक्षा में परीक्षक यहाँ से एक प्रश्न जरूर उठाता है। चलिए साहब उस प्रश्न को पकड़ने का काम करते हैं। अब की बार बुलेट ट्रेन में इसके सवाल आ भी जाएंगे, तो यहाँ तक कि हम चर्चा में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उसमें आपकी क्लास में इसके सवाल भी जाएंगे। संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत और सूत्रों की बात करें, भाषा शिक्षण के अच्छा होते क्या हैं वो भी समझ लो। कहते हैं कि भाषा शिक्षण में या किसी भी शिक्षण कार्य में जब हम पढ़ाते समय कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखते हैं, किन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं, शिक्षण कार्य के दौरान किन किन नियमों का बातों का ध्यान हम रखें, उन ध्यान में रखने वाली अवधान योग्य बातों को, नियमों को ही हम सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत तो क्या है, पढ़ाते समय अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखे, पहले मौखिक कार्य करवाए फिर बाद में लिखित कार्य करवाए, इसका भी ध्यान रखे, वर्गीकरण विभाजन के सिद्धांत, मतलब कई तरह की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, रुचि का, अभियोग्यता, अभिक्षमता का, सबका ध्यान रखे। तो जिन जिन चीज़ों का शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक ध्यान रखता है
जिन नियमों का ध्यान रखता है, जिन नियमों के आधार पर शिक्षण कार्य होता है, वो तो शिक्षण के सिद्धांत हैं। बोला शिक्षण के सूत्र क्या है? शिक्षण सर पढ़ाने का एक तरीका है। शिक्षण के पढ़ाते समय शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण किस तरह होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए, तो शिक्षण कैसा हो ये तो हमें शिक्षण के सूत्र बताते हैं, और शिक्षण के समय किन बातों का ध्यान रखा जाए वो हमें शिक्षण के सिद्धांत बताते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो पढ़ाने के, सिखाने के, शिक्षण के जो नियम है वो तो सिद्धांत, और शिक्षण का जो वे है, किस तरह शिक्षण होना चाहिए, वो शिक्षण के सूत्र हैं। भाषा जो आपका शिक्षण कार्य होता है उसमें सिद्धांत और सूत्रों दोनों का ही अनुसरण होना चाहिए। हम सूत्र की बात बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सिद्धांतों की। आपकी परीक्षा में अब तक सर्वाधिक बार पूछा गया कोई सिद्धांत है तो आपकी परीक्षा में ये सिद्धांत है। सभी सिद्धांतों में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत भी आपसे पूछता है कि बताइए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का नाम क्या है, तो वो भी आपका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम क्या है, स्वाभाविकता का सिद्धांत है। भगवान करे और मैं ऐसा मानता हूं, मां सरस्वती इस बार ये करेगी कि यहां से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। गायब भी हो गए सब। आपका एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा, यानी आपको परीक्षा में जरूर पूछेगा कि बताइए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, और इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को आपसे हमेशा विशेष रूप से पूछने का प्रयास किया है। डी में था ना मैम, चलिए साहब, तो हमेशा आता है। अब सर इसके साथ में एक सक्रियता का सिद्धांत और जोड़ देते हैं। तो याद रखिए आपकी परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, और वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो बनता है वो ये है कि बताइए सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है। अब तक भी आपकी शायद 3 या 4 बार परीक्षा में आ गया ये, और सर इसके साथ में सक्रियता और जोड़ देता है, यानी सक्रियता का सिद्धांत जोड़ के और फिर कहता है कि बताइए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत पहला प्रश्न आपका ही हुआ। आगे बढ़ता हूं। भाषा सीखना मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बालक जन्म लेने के बाद में सबसे पहले अपने आसपास के परिजनों से अनुकरण के माध्यम से भाषा को सुनता है, सुनने के बाद फिर वो भाषा को बोलता है, और धीरे धीरे फिर आगे पढ़ने और लिखने की क्रियाएं करता है। तो सर भाषा सीखना एक जन्मजात प्रवृत्ति है ना। जन्मजात का मतलब जन्म से ही स्वाभाविक रूप से, जन्म लेने के बाद, जन्मजात तो नहीं है, जन्म लेने के बाद सीखने की प्रवृत्ति है। तो हमेशा जब सीखने का कार्यक्रम होता है तो बच्चा अपनी मातृभाषा को सुन के बोलना भी सीख लेता है। इसलिए कहते हैं कि भाषा के लिए हमेशा एक स्वाभाविक वातावरण दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा भाषा वातावरण से ही सीखी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति आनुवांशिक नहीं होती है। भाषा सीखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालक जन्म के बाद में जैसे सुन करके, बोल करके अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे ही हमेशा बालक को पहले सुनने के, फिर बोलने के, फिर पढ़ने के और फिर लिखने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो भाषा के लिए स्वाभाविक जो क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही क्रम हमें आगे भाषा सिखाने में भी फॉलो करना चाहिए। इसी ही को ही स्वाभाविकता का सिद्धांत कहा जाता है। याद रखना सर, ये बहुत विशेष बात है। दूसरा है कि साहब ठीक है, स्वाभाविक वातावरण में बच्चे को भाषा सिखाई जानी चाहिए। एक सिद्धांत है जिसका नाम है मौखिक कार्य का सिद्धांत। कहते हैं भाषा शिक्षण के दौरान पहले मौखिक क्रियाएं होती हैं। जन्म के बाद बालक को सबसे पहले सुनने के अवसर मिलते हैं और फिर बोलने के अवसर मिलते हैं। पढ़ना और लिखना तो औपचारिक कार्यक्रम है, ये तो अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक चीजें हैं। ये तो विशेष कंडीशंस में अध्यापक के द्वारा विद्यालय वातावरण में, औपचारिक वातावरण में विकसित होती हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को मौखिक कार्य करवाया जाना चाहिए। मौखिक कार्य के बाद में बच्चे को लिखित कार्य की ओर ले जाना चाहिए। ये सरल से कठिन भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है। तो सर पहले बच्चे को सुनना और फिर बोलना, तो सबसे पहले बच्चे को सुनना, बोलना, ये 2 चीजें करवाई जानी चाहिए। फिर पढ़ना और लिखना करवाया जाना चाहिए। तो मौखिक कार्य की अधिकता होनी चाहिए। पहले मौखिक कार्य करवाया जाना चाहिए, उसके बाद में लेखन कार्य करवाया जाना चाहिए। ये सिद्धांत आपका मौखिक कार्य का सिद्धांत है। दोनों में क्या फर्क है? स्वाभाविकता का सिद्धांत तो ये कहता है कि एक बालक जन्म के बाद में पहले सुनना, बोलना, फिर पढ़ना लिखना करता है, तो अपने वातावरण से सीख लेता है। इसलिए बच्चे को वातावरण देवें, स्वाभाविक वातावरण बच्चे को सिखाने का प्रयास करें, और पहले जो क्रम सीखने का स्वाभाविक क्रम है उस स्वाभाविक क्रम से ही फॉलो करें। फिर उसमें भी 4 चीजें साहब पहले कौन करें? तो दूसरा सिद्धांत ये कहता है पहले मौखिक कार्य करो, मौखिक कार्य करने के बाद में आगे लिखित कार्य करो। तो मौखिक कार्य करवाना चाहिए, बाद में लिखित कार्य करवाना चाहिए, आपका मौखिक कार्य का सिद्धांत है। और मैंने आपसे कहा था कि स्वाभाविकता के सिद्धांत के साथ में आपको क्रियाशीलता का सिद्धांत जोड़ के देता है परीक्षा में। मुझे अच्छी तरह से याद, और ऑप्शन भी याद है सर, उस प्रश्न का 100 ऑप्शन था उत्तर है ना, वहां लिखा था स्वाभाविकतायाः क्रियाशीलतायाः च।
तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन का सिद्धांत है स्वाभाविक क्रम से सिखाना। उल्टी गंगा बहाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और क्रियाशीलता का मतलब है कि भाषा हमेशा सक्रिय रह करके ही सीखी जा सकती है। भाषा शिक्षण के सोपानों में सबसे पहला सोपान याद है क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा के बाद प्रयास, फिर अनुकरण और फिर अभ्यास। चारों सोपानों में एक चीज बराबर चल रही है कि हमें प्रयास करके भाषा सीखनी पड़ती है। यदि आप भाषा सीखने का प्रयास ही नहीं करोगे तो कहां से सीखोगे? तो कहते हैं कि भाषा कला और विज्ञान दोनों है। इसलिए भाषा दक्षता के लिए क्रियाशीलता की, अभ्यास की, पुनरावृत्ति की, अनुकरण की, रिवीजन की, दोहरान की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों व्यवहार में सतत प्रयोग द्वारा ही संभव है। इसलिए हमें बालक को अत्यधिक क्रियाशील बनाए रखना चाहिए। सीखने के लिए लगातार उसको क्रियाशील बनाए रखना चाहिए। और सीखने के लिए क्रियाशील हम किससे करेंगे? अभ्यास से करेंगे। बच्चे को बार बार अभ्यास करवाया जाना चाहिए। इसी को कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, बार बार प्रयोग का अभ्यास करवाने का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। इससे क्या होता है? अभ्यास से सीखना सरल और शीघ्र होता है। इसलिए अधिकाधिक भाषा प्रयोग के अभ्यास के अवसर प्रदान करने चाहिए। एक असर आपका रुचि है सिद्धांत। ये सिद्धांत सामान्य है, ज्यादा मैं समय लूंगा नहीं, इसलिए आप अपेक्षा भी मत करना। हम कोशिश करेंगे ये पढ़ के आगे बढ़ जाए, अच्छी बात है। रुचि सिद्धांत कहते हैं कि हर बालक अपने आप में कक्षा में यूनिक है, अलग है। हर बालक के सीखने के प्रति कुछ रुचियां होती हैं। भाषा शिक्षण सतत प्रयास से सीखा जाता है। जिज्ञासा के बाद में आपका प्रयास आता है। इसलिए हमेशा शिक्षण कार्य को हमेशा रुचिकर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जिस कार्य में जितनी रुचि होती है वो कार्य जल्दी भी सीखा जाता है और वो स्थायी भी उतना ही रहता है। तो कार्य अधिक सरल हो जाता है, प्रेरणा व अधिगम का स्तर भी बढ़ जाता है। इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक की भी रुचि होनी चाहिए और साथ में छात्र की भी सीखने में रुचि होनी चाहिए, है ना। इसके लिए क्या करें? शिक्षक के सहशैक्षिक क्रियाओं के सामपट अधिकाधिक प्रयोग करें, सहशैक्षिक गतिविधियों को स्थान देवे, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें, है ना। इससे आकर्षण और रुचिकर वो अपना काम बना सकता है। अब कहते हैं सर अगला सिद्धांत है अनुपात और क्रम का सिद्धांत और वर्गीकरण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को आनुपातिक रूप से यानी बराबर बराबर मात्रा में प्राप्त किया जाना चाहिए। विविध पक्षों उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक अंग पर क्रम अनुसार बल दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी उद्देश्य हैं हम उन सभी उद्देश्यों को बांट लेना चाहिए अनुपात में, कि भाई मुझे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक या प्रस्तावना से ये, प्रस्तुतिकरण से ये, काठिन्य से, निवारण से ये, तो जितने भी हमारे उद्देश्य हैं उनको हमें एक अनुपात में बांट लेना चाहिए और फिर बारी बारी से सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्रम से। इसको कहते हैं अनुपात में बांटना यानी वर्गीकरण करना और फिर एक क्रम से उनकी प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। यानी भाई जो भी हम चाहते हैं ना उनको टुकड़ों में बांट लें, क्योंकि सारा का सारा काम एक साथ तो होता नहीं है। इसलिए उद्देश्यों का वर्गीकरण करना, अनुपात में बांटना और फिर क्रमशः एक एक उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ना, यानी सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। पहले जो सरल विषय वस्तु बच्चों के सामने रखो, उसको सिखाओ ताकि सरल उद्देश्य प्राप्त हो, फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ने चाहिए। मौखिक कार्य की प्रधानता हो, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की प्रधानता हो और उच्च स्तर पर तुलनात्मक ज्ञान की प्रधानता हो। समझ में आई क्या बात? लेवल के हिसाब से भी बांट लेना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मौखिक कार्य करवाओ, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण का ज्ञान दो और बड़े स्तर पर तुलनात्मक विषय वस्तु को प्रभाव करवा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये भी सामान्य सिद्धांत आप समझते हैं। प्रत्येक कक्षा के बालक एक दूसरे से बुद्धि में, कौशल में, स्वभाव में, प्रकृति में, हर चीज में अलग होते हैं। इसलिए कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बालक औसत से नीचे होते हैं, है ना, जिसको हम पिछड़े बालक कहते हैं, कुछ एवरेज बालक होते हैं, कुछ तीव्र बालक होते हैं। तो सभी बालकों का ध्यान रखना चाहिए। एक ही कक्षा में कुशाग्र, सामान्य और मंदबुद्धि बालक होते हैं। इसलिए उन सभी बालकों की आवश्यकता, प्रोत्साहन के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। जैसे जो तेज बालक है, मैंने कल भी एक शिक्षण विधि में परसों बुलेट ट्रेन में आपके प्रश्न दिया था कि जो कुशाग्र बालक है उनकी विषय वस्तु कैसी हो, तो जो सामान्य बालक है उनसे थोड़ी अतिरिक्त हो, ज्यादा हो। तो कुशाग्र बालकों को उन्नति के अवसर देने चाहिए, इसके लिए विशेष सामग्री एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सामान्य बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। और मंद बालकों को भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। तो इनको दो कुछ एक्स्ट्रा ताकि आगे बढ़ सकें। सामान्य बालकों को दीजिए प्रेरणा ताकि ये भी उनके समान काम कर सके, और मंद बुद्धि बालकों को दीजिए सहारा, प्रोत्साहन, फीडबैक, पुनर्बलन। बहुत बढ़िया, कर लोगे, करते रहो, इस प्रकार। तो प्रत्येक बालक का ही ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य होना चाहिए। होशियार बालक के हिसाब से भी नहीं पढ़ाना,
मंदबुद्धि बालक से भी नहीं पढ़ाना और उससे भी नहीं पढ़ाना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। ठीक है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, मैया सबको बराबर रोटी थोड़ी ना देती है। एक आपका समवाय सिद्धांत, वैसे समवाय संबंध समझ रहे हो आप, सभी सामूहिक सभी सिद्धांतों को प्रयास करने का सामूहिक प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अलग शब्द है थोड़ा। शिक्षक को शिक्षण की सफलता व रुचि के लिए विषय प्रस्तुतिकरण में, अब सुनो यहां पर, कक्षा स्तर के अनुसार विभिन्न सिद्धांतों का सकारात्मक पक्षों का प्रयोग करना चाहिए। यानी पढ़ाते समय बारी बारी से सभी सिद्धांतों का, जहां रुचि का ध्यान रखना, रुचि का भी यानी शिक्षण को रुचिकर भी बनाए रखें, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखें, अपने उद्देश्यों को बांट करके उनको एक एक उद्देश्य की प्राप्ति का भी ध्यान रखें, बहुविध प्रयास करते हुए काम करना, शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। तो सभी सिद्धांतों के सकारात्मक पक्ष का ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे पद्य शिक्षण के समय उससे संबंधित कवि, ग्रंथ, प्रसंग, संदर्भ, भौगोलिक परिदृश्य, पृष्ठभूमि आदि का ज्ञान, यानी किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाते समय उससे जुड़ी हुई हर प्रकार की विषय सामग्री को ध्यान में रखते हुए हमको शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इसको समवाय का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ओवरऑल चीजों को देखते हुए हमको, श्लोक पढ़ा रहे हो ना, तो श्लोक से संबंधित जितने भी बातें हैं वो सभी आपके उद्देश्य हैं जो बच्चे को आप सिखाना चाहते हो। तो श्लोक से आप क्या क्या सिखा सकते हो वो आपके उद्देश्य है, इसके लिए सभी प्रकार से प्रयास किया जाना चाहिए। एक होता है सर आपका उद्देश्य चयन और विभाजन का सिद्धांत। देखिए हमारे पास में क्या होता है, पाठ्य पुस्तक दी होती है, उस पाठ्य पुस्तक में जो जो भी पाठ दिए होते हैं उनके उद्देश्य दिए होते हैं, और उन उद्देश्यों में से किस किस उद्देश्य की पूर्ति हमें करनी है उसका चयन करना चाहिए। हालांकि ये अनुपात और क्रम के सिद्धांत का दूसरा नाम हो सकता है। तो कहते हैं कि शिक्षण के समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में से समय के हिसाब से विभिन्न विषयों का चयन करना चाहिए, और पाठों की विषय वस्तु से संबंधित जो भी जटिलता, सरलता, उपयोगिता आदि है ऐसे विभाजन कर लेना चाहिए। यानी कौन सी विषय वस्तु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपने किताब में क्या किया होगा, जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस तरह के हिसाब से आपने बांट ली होगी, यानी उनका चयन कर लिया होगा, उनको बांट लिया होगा, विभाजन कर लिया होगा, और फिर जो इंपॉर्टेंट था उनको पहले पढ़ा होगा, जहां से ज्यादा सवाल आते हैं उनको पहले पढ़ा होगा। ऐसे ही शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक को भी अपने उद्देश्यों के आधार पर पाठ्य पुस्तक में से पाठों का चयन कर लेना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का, शिक्षण सामग्री का चयन कर लेना चाहिए, पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए, और उसके बाद में बारी बारी से वही अनुपात और क्रम सिद्धांत के लगभग समानांतर मैंने अलग से नाम दिया, क्योंकि एक बार ऐसा भी नाम आया था परीक्षा में। कहते हैं सर एकता या सहभागिता या सिद्धांत, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एकता का और सहभागिता का मतलब है कक्षा में शिक्षण कार्य एक रूपता से चले और साथ में सभी की सहभागिता हो। कई बार टीचर क्या करते हैं, एक ही बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, छोरा कजोड़ बता प्रश्न को जवाब, छोरा कजोड़ बता प्रश्न को जवाब, छोरी सुनीता बता। अब सुनीता और कजोड़ तो गियो ना काम सुन, और बाकी मस्त हो जाते हैं कि कजोड़ जाने सुनीता जाने, हमें क्या लेना देना। सर कक्षा शिक्षण के दौरान हमें सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता, उनको हमेशा शिक्षण कार्य में जोड़े रखना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एकता और सहभागिता का सिद्धांत। सभी प्रकार के बालकों की सहभागिता जरूरी है। विविध, इसके लिए हम विविध शैक्षिक गतिविधियां भी कर सकते हैं, उनमें भी सहभागिता जरूरी है। सभी विषय पर एक दूसरे संबंधित हैं, इसलिए लिखित और मौखिक कार्य पर भी समय देना, इसको भी बोलते हैं कि मौखिक और लिखित कार्य दोनों भी एक दूसरे के पूरक है, दोनों भी करवाए जाने चाहिए। विशेष बात यह है कि कक्षा शिक्षण के दौरान सभी बालकों की सहभागिता होना जरूरी है। सभी बालकों को जोड़ करके, उनके साथ बातें करके, सवाल करके, कैसे भी उनको जोड़े रखना चाहिए, सभी का सहयोग जरूरी है। अब एक और चीज है बहुमुखी सिद्धांत का मतलब है बहुविध प्रयास करके सिद्धांत, है ना। यानी किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुविध प्रयास होने चाहिए, अलग अलग तरीके से प्रयास होना चाहिए। जैसे शिक्षण के दौरान शिक्षक पढ़ाता है और पढ़ाने पर मान लो बच्चे समझे नहीं तो क्या करे, छोड़ दे, विधि में परिवर्तन करो भाई, पढ़ाने के तौर तरीके बदलो, विषय सामग्री सरल है कठिन है उसका भी देखो, पाठ्यक्रम को देखो, कहीं मामला बैठ नहीं रहा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शिक्षण विधि में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी देखो आप। तो इसको बोलते हैं सर बहुमुखी सिद्धांत। किसी भी उद्देश्य पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से बहुविध प्रयास करने चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्देश्य से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, अलग अलग प्रकार से, बहुत प्रकार से बहुविध प्रयास करने चाहिए। एक सिद्धांत आपका ये भी बहुत बढ़िया है, आजकल कई बार टीचर क्या अपना प्रभाव जमाने के लिए हट बट नालायक कहीं का चुप ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये गलत बात है। भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। भावनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कक्ष का वातावरण, विद्यालय वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक के मन में जो आए ना उसको सहर्ष बच्चा शिक्षक के सामने रख दे। यानी बच्चे को भावना प्रकट करने की, अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।
इसका ये भी मतलब नहीं कि गुरुजी ये कह दे कि सर मेरा तो ब्याह करना है, मेरा ब्याह करवा दो साहब, मैं तो ब्याह करना चाहता हूं। तो मास्टर जी का बहुत बढ़िया बच्चा है, तो उन्हें मुझे कहा, अपनी भावनाएं मेरे सामने रखी, बहुत अच्छी बात है। अनर्गल फालतू अंट संट उठपटांग वो नहीं, ये सब होना चाहिए। जो शिक्षण कार्य से संबंधित बातें हैं, कुछ पूछने की बातें हुई, होमवर्क की बात हुई, किया कि नहीं किया, ये सीखना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ। कई बार बच्चे डर के मारे प्रश्न नहीं पूछे मास्टर जी से, बोले साइंस और मैथ और इंग्लिश का मास्टर है, मारेगा पकड़ के जल तो ऐसे मास्टर से, मास्टरनियों से बच्चे दूर ही रहते हैं बेचारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो बिना किसी संकोच के, भय के, डर के, तनाव के आपके साथ जुड़ सके, शिक्षण में जुड़ सके। एक होता है प्रयत्न सिद्धांत। भाषा हमेशा प्रयास करके ही सीखी जाती है, इसलिए बच्चे को हमेशा प्रयत्नशील बनाए रखना चाहिए भाषा शिक्षण के लिए। बेटा सीख, और ये काम अभ्यास से होता है, तो ये क्रियाशीलता के समकक्ष सिद्धांत है। भाषा ज्ञान के लिए अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए आप शब्द, वर्ण इत्यादि जो भी आप करवा सकते हैं काम शिक्षण में, तो प्रयत्न सिद्धांत का मतलब यही है। प्रयत्न और अनुकरण का सिद्धांत भी होता है इसके साथ ही, वो भी कि भाषा प्रयास से सीखी जाती है, इसलिए बच्चे के द्वारा बहुविध प्रयास करवाए जाने चाहिए। शब्द सिखाओ, वर्ण सिखाओ, जो भी सिखा सको सारे के सारे। एक होता है अनुकरण का सिद्धांत। कहते हैं साहब जिंदगी में हम ज्यादातर जो भी सीखते हैं वो अनुकरण से सीखते हैं। आपने बांडुरा का सिद्धांत पढ़ा होगा, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो क्या कहता है कि हम सामाजिक वातावरण से बहुत सीखते हैं, पारिवारिक वातावरण से बहुत सीखते हैं, हम देख देख के बहुत सीखते हैं, हम सुन सुन के बहुत सीखते हैं। यानी जन्म के बाद में सर्वाधिक बालक और प्रारंभ में बालक अनुकरण से ही सीखता है। इसलिए भाषा भी क्या है, एक अनुकरण जन्य प्रक्रिया, विशेषताओं में पढ़ाया था मैंने आपको। इसलिए भाषा के आदर्श रूप बच्चे के सामने रखे जाने चाहिए। जो सिखाना चाहते हो उसका आदर्श रूप बच्चे के आसपास रखें, ताकि बच्चा उसका अनुकरण करे, और ये सर्वाधिक जिम्मेदारी मास्टर जी की होती है। तो कहते हैं कि बालक अनुकरणशील होता है, उन्हें शिक्षण के समय अधिक से अधिक अनुकरण करने के अवसर दिए जाने चाहिए। और अनुकरण में यदि गलतियां कर दे छोरा, गलत सुन ले, गलत पढ़ दे, तो उसको संशोधन भी करना चाहिए। इसलिए अनुकरण के सिद्धांत में की जाने वाली गलतियों को सुधारने के साथ, संशोधन करने के साथ में, इस सिद्धांत को संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं। मान लो मैं पढ़ रहा हूं, कितने सारे लोग हैं जिनको अभी तक चतुत्व संधि को सही पढ़ना नहीं आता, सचुत्व, चतुत्व संधि को सही पढ़ना नहीं आता, षटुत्व, जाषत्व। ये सब क्या है, आपका अनुकरण का परिणाम है, क्योंकि आपके मास्टर ने, मास्टरनी ने आपको ऐसा ही सुनाया था, उसका भी उच्चारण गलत था। जैसा उच्चारण उन्होंने किया वैसे आपने सुना, वैसे आपने अनुकरण करके सीख लिया, और आज तक आप चलाते हैं ना सटोत्व, मजे के साथ बोलते हैं आप। तो ये सब क्या है, अनुकरण का दुष्परिणाम है। लेकिन हम जितना जो है अनुकरण से सीखते हैं, बाकी चीजों से नहीं सीखते हैं। अब अनुकरण में आपने जैसे जसत्व कहा उस दिन, यदि आपके मास्टरनी कान पे लगा के आपको समझा देती कि बेटा जसत्व नहीं होता, जास्तु होता है, तो इसको संशोधन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब छोटे मोटे सिद्धांत नॉर्मल, वो मैं आगे ले लेता हूं। प्रेरणा या उत्प्रेरण का सिद्धांत, इसका मतलब होता है बच्चों को हमेशा सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए क्या करना चाहिए, कक्षा में प्रेरित करना चाहिए। बच्चा हताश हो जाता है, सर मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे कल भी एक मैडम कमेंट्स कर रही थी, सर मुझे तो बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है। तो मैं उसको कह देता, जा तारो तो कल्याण जाओ तारो जड़ा पार मतलब पहले जाएगी, तो ऐसा मैं कह देता तो गलत था ना। उनके लिए कहना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, कोई ना, अभी भी कुछ समय है, उसमें आप और देखिए। तो ऐसा करके बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। एक होता है सर नियोजन का सिद्धांत। नियोजन या योजना का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की सफल क्रियान्विति के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए काम कैसे करना है, इसके क्रियान्वयन के लिए योजना बनाना, इसको नियोजन कहते हैं। इसलिए क्रमबद्ध योजना का निर्माण कर उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम्य सहायक सामग्री आदि का कहां प्रयोग करना, ये सब करना, पाठ योजना, पंचपदी आदि का निर्धारण करना। यानी हमेशा शिक्षण कार्य से पहले नियोजन होना चाहिए। क्लास में जाने के बाद पता चला, अरे यार चेतक का पाठ पढ़ रहा था, चेतक तो घर ही रह गया मेरा बनाया हुआ। तो सर हमेशा योजनाबद्ध तरीके से ही शिक्षण कार्य होना चाहिए। पाठ्य वस्तु का चयन और निर्धारण का सिद्धांत, यानी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके हमें पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए। और किन किन बच्चों के लिए कौन कौन सी शिक्षण जो सामग्री है आपकी, यानी जो पाठ्य वस्तु है वो उपयोगी रहेगी, उसका चयन आपको कर लेना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण, ये लास्ट सिद्धांत आपका। बाल केंद्रित सिद्धांत का मतलब है, मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल शिक्षा का केंद्र बिंदु, शिक्षण का केंद्र बिंदु, शिक्षा का मेन जो है अंग, मुख्य अंग, वो सब क्या है, बाल है। आज पूरी शिक्षा दीक्षा हमारे बच्चे के आसपास ही मंडराती है। शिक्षक से कोई मतलब नहीं है, पाठ्य वस्तु से विशेष मतलब नहीं है। हमारा मेन टारगेट है बच्चा, उस बच्चे का सर्वांगीण विकास, नागरिकता का विकास, सामाजिक विकास, सदनागरिक प्रति सदवृत्ति, है ना, सर्वांगीण जो सर्वपक्ष बहुविध प्रयास, जो भी आप बोलते हो अलग अलग शब्दों में, वो हमें करना है।
तो इसलिए कहते हैं कि बालक को ध्यान में रख करके ही सारे काम शिक्षण कार्य के अंतर्गत सारी क्रियाएं होनी चाहिए। यानी शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है और बालक का सर्वांगीण विकास है, करने के लिए ही आप शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण का उद्देश्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है, इसलिए हमको बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। मनोरंजन का सिद्धांत, कई बार क्या होता है कि बच्चे परेशान, आप भी तो परेशान हो जाते हो कई बार। शुरू की क्लास याद करो कितने हंसी मजाक के साथ में चलता था, बीच में तो क्या है कि आप लोगों ने कहा समय खराब होता है हमारा, फलाना होता है, तो मैंने अपने आप को ही बदल लिया थोड़ा, ठीक है हम जैसे हैं थोड़ा हम बदल जाते हैं। तो कई बार क्या है कि उबाऊपन आ जाता है। मैं 6-7 घंटे, मुझे याद है इस बार भी रीड की ऑफलाइन क्लास में 6 घंटे नॉन स्टॉप क्लास चली एक बेस की, और कितना मेरे लिए गर्व की बात है कि एक भी बालक उठ करके नहीं जाता था और ये और कहता था कि सर हम आप ही की क्लास में पढ़ने आते हैं और 6 घंटे आप ही की क्लास में बैठ सकते हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। उसका कारण क्या था कि मैं अपने व्यावहारिक लहजे में अपनी गांव की भाषा को लिए हुए, गांव की सी बातें लिए हुए, कपिल शर्मा का शो लगता है एक तरह का, तो उसे एक अच्छे अंदाज में, अनोखे अंदाज में, स्वाभाविक अंदाज में, मजाकिया अंदाज में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हंसने मात्र से हमारा मन का आफरा उतर जाता है मन हल्का हो जाता है, रिफ्रेशमेंट हो जाता है हंसते ही। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए आवश्यकता अनुसार, लेकिन ये नहीं कि मनोरंजन ही चलता रहे, बच्चे का मनोरंजन भी करना चाहिए। जीवन से सहसंबंधता का सिद्धांत, जो भी एक शिक्षण कार्य आप कर रहे हो उसका हमेशा बालक के जीवन से संबंध होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो, ताकि वो व्यवहार में प्रयोग करे तो क्यों करे, क्योंकि उससे जीवन से संबंधित है। एक होता है मूल्यांकन का सिद्धांत, अभ्यास या आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए हमें शिक्षण कार्य में लास्ट में मूल्यांकन करना चाहिए। शिक्षण में कितना अधिगम हुआ, उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक हुई है, इसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए। तो याद रखिएगा शिक्षण कार्य के साथ हमेशा मूल्यांकन, ये मूल्यांकन का सिद्धांत है। इसे आवृत्ति का, पुनरावृत्ति का, दोहरान का, अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग का सिद्धांत, हमें शिक्षण कार्य शिक्षण सूत्रों के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण से नियम, इस प्रकार से ही हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए। तो शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करते हुए शिक्षण कार्य होना चाहिए। ये आपके 21 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों में मोटी मोटी जो बात है वो सबसे पहली है कि बच्चा जन्म के बाद सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इस क्रम से आगे बढ़ता है, इसलिए हमें स्वाभाविकता के सिद्धांत से सीखना चाहिए। भाषा हमेशा सक्रियता से, क्रियाशीलता से आती है, इसलिए बच्चे को सक्रिय बनाए रखना चाहिए। यही 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट स्वाभाविकता का, दूसरा क्रियाशीलता का। बाकी रुचि का, मनोरंजन का, बाल केंद्रित का, शिक्षण सहायक सामग्री का, रुचि का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, पाठ्यक्रम विभाजन का, चयन का, उद्देश्य का, ये सारी चीजें तो क्या है गौण रूप में आती है। अनुकरण का सिद्धांत भी एक अच्छा सिद्धांत है, आवृत्ति, मूल्यांकन, इस प्रकार की जितने बहुविध, बहुमुखी, समवाय सिद्धांत, तो बाकी सिद्धांत गौण है। समवाय सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, और बाकी कुछ यदा कदा छोटे मोटे प्रश्न आते हैं। जैसे एक अध्यापिका बालक को लगातार कुछ सतत अभ्यास करवाती है, कौन से सिद्धांत को फॉलो कर रही है, अभ्यास के सिद्धांत को फॉलो कर रही है, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आपके जरूर आते हैं, इसका ध्यान रहे। अब मैं आगे ले चलता हूं सर शिक्षण सूत्रों में। मैंने आपसे कहा था कि जब मास्टर पढ़ाता है तो किन बातों का ध्यान रखे, वो तो शिक्षण के सिद्धांत है। किन नियमों के आधार पर शिक्षण होना चाहिए वो आपका सिद्धांत है। लेकिन शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षण का क्रम क्या होना चाहिए, शिक्षण कैसे करवाया जाना चाहिए, इसका जवाब जो देते हैं वो कौन, आपके शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण सूत्रों के मामले में 2 व्यक्तियों का महान योगदान है। शिक्षण सूत्रों की संकल्पना का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। आपको याद है ना, मैंने कहा था फ्रेडरिक हर्बर्ट, J.F. हर्बर्ट वो पंचपदी के प्रवर्तक हैं, और हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षण सूत्रों में काम करने वाले हैं। ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और ये बड़ी समस्यात्मक समस्या है, बहुत समस्यात्मक समस्या है बड़ी, कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कहना क्या चाहते हैं। तो यहां पर जो नाम आएगा सर वो भगवान श्रीमान हर्बर्ट जी महोदय का, स्पेंसर साहब का नाम आता है, और साथ में इसके साथ में काम करने वाले जो महान आत्मा है उसमें कमेनियस का नाम भी आता है। आप नाराज हो जाओ सर कमेनियस का नाम तो आपने लिया ही नहीं। इनके सहयोग लिखा भी आगे, इनके सहयोगकर्ता जो भाषा की पाठ्य पुस्तक के जन्मदाता भी हैं कमेनियस माने जाते हैं। तो शिक्षण सूत्रों की संकल्पना रखने वाले कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर, और इनका सहयोग किया कमेनियस ने। यही वो कमेनियस है जिन्होंने भाषा शिक्षण की, भाषा की किताब लिखने का काम भी किया था। शिक्षण सूत्र शिक्षण को सरल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षण कैसा होना चाहिए, इसका जवाब जो देते हैं वो आपका शिक्षण सूत्र ही बताते हैं। शिक्षण को आकर्षक, रुचिकर बनाते हैं, सरल, सरस, आकर्षक, रुचिपूर्ण बनाते हैं, और मनोविज्ञान पर आधारित कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग जो करना चाहिए वो ये हैं। सर यहां से सीधा प्रश्न आता है आपका, पिक पॉइंट सवाल आता है। वहां से तो चलो थोड़ा बहुत लाइन डाल डूल के देता है, यहां से तो बिल्कुल सीधा सवाल देगा। ऐसे कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात। कहते हैं पहले बच्चे को वो पढ़ाया जाए जो बच्चों की जानकारी में हो।
ज्ञात हो, और फिर उसके बाद में वो पढ़ाया जाए जो बच्चों की जानकारी में नहीं हो। जो ज्ञात है वो बच्चों का पूर्व ज्ञान होता है, जो अज्ञात है वो बच्चों का नवीन ज्ञान जो हम देना चाहते हैं वो होता है। ये परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि बताइए प्रस्तावना का शिक्षण सूत्र कौन सा है। अब सर प्रस्तावना में आपको सर पहले सरल प्रश्न आते हैं, फिर कठिन आता है, वो भी हो सकता है। तो होने में तो 4-5 से कितने भी शिक्षण सूत्र हो सकते हैं, पर सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो प्रस्तावना हमेशा बच्चे के पहले पूर्व ज्ञान को परीक्षण करने का साधन है, फिर नवीन ज्ञान समस्यात्मक प्रश्न के साथ हम रखते हैं। इसलिए प्रस्तावना का यदि परीक्षा में आ जाए और कितने भी आपके ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, आपको तो सारे ही लग रहे हो, लेकिन आपकी जवाब क्या होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात। सभी प्रकार के प्रश्न में प्रस्तावना के समय शिक्षण सूत्र का अनुसरण बहुत बढ़िया से किया जाता है। शिक्षण तो होता ही है, लेकिन ये प्रस्तावना में स्पेशली काम आता है। इसके अनुसार पूर्व ज्ञान, प्राप्त ज्ञान या पूर्वानुभव का आधार मानकर हमें अज्ञात यानी नवीन ज्ञान या नवीन अनुभव की तरफ पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वृद्धि संधि में संधि का नाम, संधि की परिभाषा आदि चीजें पूछ लो और उसके बाद में फिर संधि का कार्य आप करवा लो। चलो साहब, दूसरा है सरल से कठिन की ओर। शिक्षण कार्य में पहले वो शिक्षण करवाया जाए जो क्या हो? सरल हो, और उसके बाद में धीरे धीरे किधर बढ़ना चाहिए? आपका कठिन की ओर। ऐसा करने से बालक शिक्षण में जुड़ जाता है, डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता, उसको लगता है यार ये तो सारा मामला बढ़िया है। ऐसे बच्चे को झांसे में ले लो फिर चलाओ तोप। तो पहले तो क्या करो, बच्चे को झांसे में लो सरल सरल से, उसके बाद में कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे आप लोग वर्ण पढ़ने के बाद ही सर क्या पढ़ सकते हो? संधि, क्योंकि वर्ण पढ़ना क्या सरल है, संधि पढ़ना उससे कठिन है। फिर जब आप संधि पढ़ लेते हो उसके बाद में क्या पढ़ते हो आप? समाज, क्योंकि संधि और वर्ण से ज्यादा कठिन क्या है? समाज। तो हमेशा सरल से कठिन की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग भी क्लास को लाइक करें। अकेला आदमी हूं, काम कर रहा हूं मैं, और जितना क्लास को लाइक करते हो ना आप, तो उससे क्या क्लास फैल जाती है, तो यथा अवसर बच्चे यहाँ जुड़ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्लास को लाइक करो, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया, FB पे नहीं किया ना, कितने लोगों ने किया? 140 लोगों ने क्लास को शेयर किया अभी तक, और 2000 बच्चे भी नहीं जुड़े हमारे यहाँ। कैसे बेड़ा पार होगा तुम्हारा? कल तो टॉपिक हम और भी 10 लेकर आ रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री को लेकर आ रहे हैं, जिसमें से आपका लिंगवा फोन का प्रश्न तो आएगा, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो भी नहीं रुकेगा। और जानकारी के लिए बता दूं, बुधवार को हम फिर बुलेट ट्रेन क्लास रखेंगे 8 बजे से, 8 से लेकर रात के 1 बजे 5 घंटे की क्लास रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 500 सवाल हो, मतलब 500 ही हो। तो 500 ना तो 400 तो होना ही चाहिए। उस दिन मैंने 250 करवाया, क्योंकि 3.5 घंटे की क्लास चली, 1.5 घंटा और मिल जाता तो 400 हो जाते। अब मैं आपको जो कहना चाहता हूं बात ध्यान से सुनो। दूसरी विशेष बात आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो आप, उसमें सारी चीजें मैंने फ्री कर दी हैं आपके लिए। क्रैश कोर्स फ्री आपके लिए, 44 किताब की PDF फ्री आपके लिए, साथ में जितने मैंने 80 टेस्ट पेपर लिए सब फ्री हैं आपके लिए, जिसमें मैंने आपकी डाउटफुल सीरीज भी डाली थी, मेगा टेस्ट सीरीज भी डाली है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी डाली है, संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित 50 पेपर आपके वो डाले हैं। उसके अलावा आपके पास में जो भी आप विशेष सामग्री पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका क्रैश कोर्स है, आपके टेस्ट सीरीज हैं, संपूर्ण कोर्स को छोड़कर बाकी सभी को फ्री कर दिया है मैंने। तो आप समय मिले, आपका मन हो, किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो, तुरंत आराम से संस्कृत सरस्वती एप्लीकेशन खोलो और उसमें आराम से पढ़ लो, कहीं भी मतलब किसी भी टॉपिक में समस्या आती है। तीसरी विशेष बात यह है कि मैं 23 तारीख के शाम को जाम बांधूंगा आपके लिए। हर टॉपिक से 10 प्रश्न उठा करके लगभग 300 से 400 प्रश्न वो लाऊंगा जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या इस बार 26 सितंबर के दिन 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में जो दोपहरी में आपके एग्जाम होंगे, तो ग्रामर के सवाल कौन से टॉपिक से 10 महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपको मेरे अनुभव से, और शिक्षण विधियों में भी ऐसे कौन से सवाल है जो हर टॉपिक से 10 सवाल महत्वपूर्ण, ऐसे करके मैं लगभग 200 सवाल आपके ग्रामर के और लगभग 150 सवाल आपके शिक्षण विधियों के लेकर आऊंगा। मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है, मैं नहीं करा वादा है, विश्वास है मेरा कि यदि उस प्रश्न पत्र के मैं 350 सवाल यहाँ व्याख्या के साथ पढ़ा दूंगा, तो लगभग आपका संस्कृत का पेपर भगवान की कृपा से, दया से आपके सामने पूरा का पूरा मिल जाएगा। लगभग ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। अब मान के चलो कि यदि आपने मुझे 3-4 घंटे दे भी दिए 23 तारीख को, और उसमें से आपके 15 प्रश्न मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा मुनाफे का सौदा आपका दूसरा हो ही नहीं सकता। तो 23 तारीख को मैं सोच रहा हूं रखें, क्योंकि 25 को तो आप निकल जाओगे, 24 को आप स्ट्रेस में रहोगे, भागा भागी में पढ़ोगे, हो सकता है कि आप 20 तारीख बाद में मोबाइल फोन देखो ही नहीं। मैं तो कहता हूं देखना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन 23 तारीख को आ जाना भैया, एक बार टाइम निकाल के। हम कोशिश करेंगे शाम को क्लास रखेंगे आपकी 7 से लेकर के 11 बजे तक, ऐसा कुछ रख लेंगे, जो भी टाइम होगा बता दूंगा। अब की बार की बुलेट ट्रेन बुधवार को चलेगी और ये 8 बजे चलाएंगे हम लोग, 8 से लेकर 12:30-1 तक, जो भी आपकी शक्ति होगी ऐसे करके हम काम चलाएंगे, ठीक है। तो इस बार आप लोग देखना नहीं भूलेंगे, और आप चुपचाप क्लास को लाइक शेयर कर दो, नहीं तो झापड़ मारूं मैं आके, फिर कहला गुरुजी मांग चाट हो गया हमारे यहाँ। बढ़ाओ यार क्लास को, इसे गंदी बात है। 1000 बच्चे और जुड़ा करो, ये आपका प्रयास होना चाहिए। इतना सा तो मैं बोल ही सकता हूँ ना आपको। फिर कहोगे साहब गुरुजी तो भोग कुत्ता कीजिए, कहता पर लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो। अब लोग तुम सुनते ही नहीं बिना कहे, तो मैं तो करूंगा ना,
समझा करो बात में ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, इसको मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। सर पहले जो मोटी मोटी बात है, जो दिखती है वो पढ़ाओ, फिर जो सूक्ष्म यानी बारीक चिन्नी सी नानी नानी बात है ना उसको पढ़ाओ। यानी जो पहले दिखता है उसको पढ़ाओ मूर्त, और जो नहीं दिखता उसको पढ़ाओ अमूर्त। सामान्यतः स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है, कुछ चीजों के बारे में बताओगे बच्चे जान जाएंगे, और फिर उस स्थूल पदार्थ के अंदर जो छुपा हुआ नाम है, स्वरूप है, स्वभाव है, ये क्या है, सब उनकी बारीकी चीजें हैं। तो हमें पहले स्थूल रूप में जो पदार्थ है उसको समझाना चाहिए, फिर जो कहने का भाव है उसको समझाना चाहिए। जैसे कोई भी चीज आपने दिखा दी, ये चीज ऐसा फुटबॉल है ऐसी दिखा दी, और फिर आपने फुटबॉल दिखा करके, ये तो वस्तु है, ये बच्चे के खोपड़े में छिप जाती है और ये दिखाई दे रही है आपको, ये फुटबॉल है, मान लो ये पेन है, जैसे ये पेन है तो बच्चे को दिख रहा है, ये स्थूल पदार्थ है। लेकिन ये पेन काला है ना, चलो काला कलर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको पेन कहते हैं, ये तो इसमें कहीं नहीं घुसा हुआ ना भाई, पेन कहते हैं, ये लिखने का काम करता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। जैसे मैं हूं, ये मेरा शरीर हाथ मांस का शरीर है, ये दिखा करके मेरे अंदर पाए जाने वाले कई सारी चीजों को कि मेरे अंदर आत्मा, अब आत्मा थोड़ा देखोगे आप, लेकिन हलचल हो रही है, देखिए हलचल हो रही है ना, ये सब क्या है, आत्मा का कमाल है, प्राण तत्व का कमाल है, चेतना का कमाल है, जीवनता का कमाल है। तो हमें स्थूल जो पदार्थ है यानी वास्तविक जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ दिखा करके उनके साथ में उनके भावों को समझाना चाहिए। जैसे आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हो ना, क्यों करते हो, ताकि किसी नियम को, किसी बात को, किसी जटिल विषय को स्पष्ट कर सको। इसे ही कहते हैं भाई साहब आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। एक होता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। ये भी देखो, पूर्ण मतलब पहले विशेष सामग्री हमेशा पूर्ण रूप में दिखाई जानी चाहिए, उसके बाद में उसके एक एक अंश की चर्चा की जानी चाहिए। जब हम पूर्ण से अंश की ओर आते हैं तो हमारा पूर्ण से अंश की ओर आना ही पूरा है, और अंश का मतलब टुकड़ों में इस तरह से हम जाते हैं। आपको ध्यान है पाठ योजना भी कुछ ऐसी होती है। पाठ योजना का सूत्र परीक्षा में आपसे पूछ ले, बताइए कौन सा है। तो पाठ योजना पहले पूर्ण रूप में बनाई जाती है, फिर प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण करके एक एक खंड को पढ़ाया जाता है। तो ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। अच्छा, एक मानवीय स्वभाव भी है कि जब हम कोई चीज देखते हैं ना तो पहली दृष्टि हमारी पूरी चीज पर ही पड़ती है ना। जैसे आपने दूर से कोई पेड़ को देखा तो पूरा का पूरा पेड़ पर एक बार पूरे पेड़ पर नजर जाती है, कोई आदमी आ रहा तो पूरे आदमी पर नजर जाती है। हम ऐसा नहीं कोई आदमी कहाँ आया तो हम उसकी टांग देखेंगे, अच्छा यहाँ आएगा आदमी, समझ रहे मेरी बात को। तो पहले ही मानवीय स्वभाव है कि सबसे पहले नजर जो जाती है, हम जो देखते हैं वो पूरे पे जाती है। पर्वत तो पर्वत पूरे पर्वत जाएगा, ऐसे स्पष्ट है आंखों के सामने, फिर हम उसके एक एक अंग की वापस उस पर दृष्टि डालते हैं, समझ रहे हो। तो ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि सबसे पहले समग्र वस्तु को देखते हैं, फिर उसके अंगों पर देखते हैं। इसलिए हमको भी जो पढ़ाना है वो पहले संपूर्ण रूप में बताया जाए, उसके बाद उसके एक एक अंग की चर्चा की जाए। जैसे आप मान लीजिए शरीर विज्ञान पढ़ा रहे हो, उसमें आप मानव को पहले सबसे पहले मानव की पूरी आकृति बताओ, फिर कहोगे इसका माथा खोपड़ा है, इसका हाथ है, टांग है, पूंछड़ा है, ऐसे करके उसे पढ़ा दो। तो ये इसको कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। और जुड़े हुए को तोड़ना विश्लेषण भी कहलाता है। पाठ योजना भी इसी पर है। और मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है समग्रता का सिद्धांत, पढ़े हो ना आप लोग, बांडुरा क्या नाम उसका, समग्रता का सिद्धांत जो है वो भी आपका इसी पर निर्भर करता है, इसी पर है। चलिए कहते हैं, देखो सूक्ष्म विवेचन के समय संपूर्ण सूत्र बता करके उसके बाद हम सूत्र भी पढ़ते तो क्या करते, पहले पूरा सूत्र पढ़ते थे, फिर उसके एक एक चीज, जैसे वृद्धि आदेश, पहले वृद्धि आदेश पूरा लिखा, उसके बाद वृद्धि क्या है, आदेश के आदि की व्याख्या करते हैं। एक होता है सर अनुभव से तर्क। उस दिन अपना प्रश्न पर विवाद भी हो गया था, अपना कड़ाचूक हो गए थे, मतलब कहते हैं कि बच्चे के जो अनुभव हैं उनको लेकर के फिर तर्कों की ओर जाना चाहिए, है ना। इसी को कहते हैं मनोविज्ञान से तर्क की ओर जाना। तो अनुभव से तर्क की ओर जाने का मतलब है कि जो बच्चे के अनुभव पहले उनको हम जागृत करें, बताएं उसको कि ऐसा होता है ना, बोले हाँ गुरुजी होता है, तो बेटा इसी तरह से ऐसा होता है। जैसे मैं सूर्य का प्रकाश और दीपक के प्रकाश को समझाना चाहता हूँ, है ना, तो मैं बच्चे को समझा दूंगा कि जैसे एक छोटा सा दीपक होता है, उसको जलाने पर घर में देखो कितनी रोशनी हो जाती है, तो एक छोटा सा दीपक इतनी रोशनी कर देता है। उसी प्रकार से सूर्य भी एक तीव्र प्रकाशित जो है एक गोला पिंड है, एक जो है वो है ऐसा है, तो वो कितनी इतना रोशनी वही करता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज से बच्चे के अनुभव के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना। बालक देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है, मस्तिष्क में वो ज्ञान संचित हो जाता है, तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसलिए अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके साथ में आगे तर्क यानी चिंतन की ओर बढ़ना। तर्क मतलब होता है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, ये सब तर्क में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, इसको दीपक के प्रकाश के साथ समझा सकते हैं, क्योंकि दीपक का प्रकाश तो छोरे ने रोजाना देखा है। उसी तरह आप कह सकते हो कि बेटा जैसे छोटा सा दीपक प्रकाशित होता है, इतनी रोशनी होती है, वैसे सूर्य भी प्रकाशित होता है, रोशनी होती है। एक होता है आपका विशेष से सामान्य की ओर, इस पर भी हम लोग कर रहे थे उस दिन। विशेष उदाहरण को कहा गया है और सामान्य नियम को कहा गया है। चाहे साइंस पढ़ें, चाहे संस्कृत व्याकरण पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, हमेशा पहले उदाहरणों को सामने रखा जाना चाहिए, फिर उदाहरण में बच्चों को तुलना के अवसर दिए जाने चाहिए और फिर नियम की ओर जाना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में एक अच्छा मास्टर जी वो होता है
जो आगमन का प्रयोग करता है। किसका? आगमन का। आगमन बोले तो पहले हम उदाहरण पे फिर नियम पे, ये साइंस में भी बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हमें उदाहरण दिए जाने चाहिए, उदाहरण देने के बाद में फिर हमें नियम की ओर जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे संधि के उदाहरण दिखा करके फिर लास्ट में इक्विवेलेंसी का यण संधि का नियम निकाल लो। एक होता है सर विश्लेषण से संश्लेषण, अब की बार मैंने दोनों को जोड़ा है। कहते हैं शिक्षण कार्य के दौरान पहले टूटे हुए को जोड़ना फिर जुड़े हुए को तोड़ना, ऐसा काम होना चाहिए। इसको पूर्ण से अंश की ओर का उल्टा कहते हैं एकदम। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक सूत्र आपका नहीं माना जाता, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है विश्लेषण से संश्लेषण, यानी कि टूटा हुआ है ये सब विश्लेषण है, बिखरा हुआ है, और इन सब का क्या कर देना? संश्लेषित कर देना। तो शिक्षण सूत्र का जो वास्तविक नियम है वो अंश से पूर्ण नहीं है, ये किस पर काम करता है? अंशों से पूर्ण की ओर। लेकिन वास्तविक ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, मेरी बात कान खोल के सुन लेना, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, लेकिन ग्रामर की भाषा में जब ग्रामर पढ़ते हैं तब ये सिद्धांत काम आता है। तो इसका मतलब क्या है कि विश्लेषण यानी जो बिखरा हुआ है उसका संश्लेषण की ओर जाना, यानी अंश से पूर्ण की ओर आना। तो ये पूर्ण से अंश के प्रति का विपरीत है। शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही जरूरी है। विश्लेषण से संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले विभिन्न अंशों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, फिर सभी को जोड़ करके संश्लेषित रूप से एक साथ बताया जाता है। चलिए, इसके बाद में सामान्य से विशेष, मैं फिर कह रहा हूं कि उपरोक्त सूत्र के समान ये भी मनोवैज्ञानिक सूत्र नहीं है, लेकिन ये केवल ग्रामर के पढ़ाने की शैली में काम आता है। सामान्य से विशेष सूत्र देकर के फिर उदाहरण की ओर जाना, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निगमन की प्रक्रिया। और ये केवल कहां काम आती है? केवल व्याकरण में काम आती है। तो मनोवैज्ञानिक सूत्र आपका पूर्ण से अंश होता है, अंश से पूर्ण नहीं होता। मनोवैज्ञानिक सूत्र आपका उदाहरण से नियम की ओर होता है, नियम से उदाहरण की ओर नहीं होता। लेकिन विश्लेषण से संश्लेषण और सामान्य से नियम उदाहरण की ओर, ये दोनों ही आपके कहां काम आते हैं? व्याकरण में। तो व्याकरण में तो काम आते हैं, लेकिन बाकी जगह इनको मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एक होता है आगमन से निगमन की ओर, ये भी आपने पढ़ा था, आधुनिक शिक्षण विधि आगमन निगमन के समान है। इसका भी संबंध केवल किससे है? व्याकरण से है, कि पहले आगमन करो और उसके बाद में निगमन करो, दोनों एक साथ करो, उसको आगमन निगमन कहा था। ये व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है, यानी पहले उदाहरण देवे, फिर नियम निष्कासन करे, फिर वापस उदाहरण देवे। तो इसका संबंध भी केवल किससे है? व्याकरण से। बाकी सबसे मनोवैज्ञानिक जो कार्यक्रम था वो उदाहरण से नियम की ओर आना क्या था? आगमन का था। सबसे पहले उदाहरण देवे, फिर नियम निकलवाए, और फिर वापस से क्या करें? नियम बाद में उदाहरण देवे। इस प्रकार से आगमन निगमन दोनों साथ किया जाता है। ये भी आपका केवल व्याकरण से संबंध रखता है। तो भैया विश्लेषण से संश्लेषण, नियम से उदाहरण और आगमन से निगमन, ये आपके सब ग्रामर के, तीनों सूत्र ग्रामर के हैं। बाकी मनोवैज्ञानिक रूप से इनको हम बाहर कर देंगे। अब देखो सर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कुछ चीजें बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती हैं और कुछ चीजें अप्रत्यक्ष होती हैं। ये आपके स्थूल से सूक्ष्म या मूर्त से अमूर्त का ही दूसरा तीसरा नाम है। सबसे पहले जो साक्षात है उसको बताना चाहिए, और उसके बाद में उसमें छुपे हुए ज्ञान को विस्तार पूर्वक बताना चाहिए। जैसे आपने कोई भी चीज दिखाई, दिख रही है, बोला ये है, बोला है, फिर उसका नाम आदि, तो ये वास्तव में मूर्त से अमूर्त है ना। इसी को आपने पहले नाम दे चुके हैं, आप इसको पढ़ चुके हैं। उसी का नाम है मूर्त से अमूर्त। जो दिखाई दे वो प्रत्यक्ष अमूर्त है। और इसी को एक आपने कहा था बच्चे का स्थूल है, जो दिखाई देता है वो स्थूल रूप में होता है, और जो नहीं दिखाई देता वो सूक्ष्म रूप में होता है। तो ये तीनों एक ही सूत्र हैं। ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम, कहते हैं शिक्षण कार्य के दौरान कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आंख को देखने के अवसर मिले और कान को ज्यादा से ज्यादा सुनने के अवसर मिले। बाकी इंद्रियों में तो क्या करेंगे, खाने पीने की चीज तो हम देंगे नहीं। तो ज्ञानेंद्रियों को लगातार प्रशिक्षण मिलने से होगा क्या? शिक्षण कार्य में बच्चे अधिकाधिक जुड़ते हैं, शीघ्रता से सीखते भी हैं और चिरस्थायी ज्ञान रहता है। कक्षा कार्य सरल हो जाता है, शिक्षण कार्य सरस हो जाता है, और वो शिक्षण कार्य आगे जाकर बच्चे के जीवन में बहुत समय तक बना रहता है। जब जब भी आपके अध्यापकों ने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया होगा, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण दिया होगा, आप बहुत जल्दी सीखे होंगे और बहुत अच्छा भी सीखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये विषय वस्तु में आज का टॉपिक ये होता है। अब देखिए, कुछ शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न भी है जिनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा में कर देता हूं ना, इसी का पार्ट है। फिर कल हम करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की विस्तार से चर्चा। शिक्षण अभिरुचि प्रश्न है क्या? टॉपिक एक छोटा सा आपके लेवल 2 में, और लेवल 1 में भी सामान्य सवाल है, उदाहरण है, गृह कार्य का सिद्धांत है ना। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर कौशल है, तो ये सब आपके भी काम आते हैं। सुनिएगा, थोड़ा सा सुन जाओ। वैसे भी हमारे पास में भी 10 मिनट बाकी है, आप क्लास को शेयर लाइक तो करोगे नहीं। शिक्षण अभिरुचि प्रश्न का मतलब है सर, शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का शिक्षण कार्य में रुचि बनाए रखने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, बच्चों का उद्यान और बच्चों को सक्रिय बनाए रखने के लिए गुरुजी कभी कभार कक्ष में ऐसी कुछ क्रियाएं करते हैं जिनके माध्यम से बच्चा कक्ष में जुड़ता है। उसके लिए गुरुजी कई प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं और क्रियाएं भी करते हैं।
तो कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाए रखने के लिए अध्यापक के द्वारा किए जाने वाले सारे प्रोग्राम शिक्षण अभिरुचि प्रश्न ही कहलाते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर प्रश्न ही किया जाता है, इसलिए प्रश्न कह दिया। तो अभिरुचि बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है काम, तो कहते हैं कि अपने शिक्षक का मुख्य उद्देश्य अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, और प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें बहुत सारे कौशलों का होना जरूरी है ताकि उसके शिक्षण कार्य में अभिरुचि बनी रहे। एन.एल. गेज 1968 ने कहा, शिक्षण कौशलों या शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। शिक्षक अपनी कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयुक्त करता है। शिक्षण अभिरुचि को शिक्षण कौशल भी कहते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि का मतलब है, यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि का मतलब हो गया शिक्षण कार्य में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, और इसके लिए अध्यापक में बहुत सारे कौशलों का होना जरूरी है। अध्यापक में पाए जाने वाले कौशलों को हम शिक्षण के कौशल कहते हैं, अध्यापन के कौशल कहते हैं। और ये शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि कौशल जो आपके होते हैं वो क्या हैं, तो कहते हैं कि शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहयोग करते हैं। जितना अच्छा शिक्षक में शिक्षण कौशल होता है, जितना अच्छी प्रस्तावना करना आता है, उदाहरण देना आता है, व्याख्या करना आता है, गृह कार्य देना आता है, प्रश्न पूछना आता है, उतना ही शिक्षण कार्य उसका प्रभावशाली होता है। शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायक है। शिक्षण कौशल से शिक्षण प्रक्रिया सरल और बोधगम्य हो जाती है। शिक्षण कौशल शिक्षार्थियों के सीखने में सहायता करता है। शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। शिक्षण कौशलों से प्रशिक्षण से शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब कौन कौन है वो शिक्षण कौशल, तो देखो साहब, शिक्षण कौशल के लिए एक माइक्रो टीचिंग भी होती है। आपको पता हो कि शिक्षणों के विकास, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए, अध्यापन कौशलों के विकास के लिए अध्यापक को एक ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका नाम सूक्ष्म प्रशिक्षण होता है। एलन और रॉयन ने 1969 में कुल 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। भारतीय शिक्षा में शास्त्री बी.के. पासी ने 1976 में शिक्षण कौशलों का अध्ययन किया और 13 शिक्षण कौशलों की व्याख्या की, जिसमें प्रस्तावना, प्रश्न कौशल, समीपता प्राप्ति कौशल, छात्र व्यवहार के लिए कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन भिन्नता कौशल, मौन या शाब्दिक अंतःक्रिया कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रोत्साहन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल। अब इसमें जो मोटे मोटे ना 5 हैं, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, अन्वेषण पूरक जो प्रश्न आप करते हो वो कौशल, गृह कार्य कौशल और व्याख्या कौशल की चर्चा थोड़ी थोड़ी मैं कर देता हूं, सुनिएगा। पहला कौशल आपका प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को पाठ उपस्थापन, क्योंकि पाठ को इसी से रखा जाता है, विषय पाठ उपस्थापन है ना, पाठ प्रारंभ कौशल या विन्यास प्रेरण कौशल भी कहते हैं, क्योंकि पाठ का प्रारंभ इससे किया जाता है, और विन्यास प्रेरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसलिए विन्यास है, और पढ़ने के लिए नवीन ज्ञान की ओर प्रेरित किया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रेरण कौशल भी है। पाठ का प्रारंभ उसकी प्रस्तावना से किया जाता है। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। प्रस्तावना को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तावना कौशल का ज्ञान शिक्षक में होना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना छात्रों को शिक्षण के लिए आकर्षित करती है। प्रस्तावना में क्या क्या आती है, प्रस्तावना में हमेशा जो शिक्षण सूत्र काम आता है उसका नाम ज्ञात से अज्ञात, ये शिक्षण सूत्र काम में आना चाहिए। प्रस्तावना का अंतिम जो प्रश्न है वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान आधारित होनी चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, नहीं क्रम एक प्रश्न का उत्तर दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। सहायक सामग्री का पाठ के उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। प्रस्तावना कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए और प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होनी चाहिए। यदि आप 4 रखते हैं तो अंतिम प्रश्न चौथा समस्यात्मक, 5 रखते हैं तो अंतिम 5वां प्रश्न समस्यात्मक। जितने भी प्रश्न आप प्रस्तावना में करते हैं वो सभी स्पष्ट, शुद्ध व सरल होने चाहिए। ये परीक्षा में खूब आता है सर, प्रस्तावना में संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। परीक्षा में मेरा प्रश्न था ग्रेड 2 में, मुझे याद है एक प्रश्न आता है कि संयोजक शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यदि पहला ऑप्शन आपके ऑप्शन में हो व्याख्या, तो पहला उत्तर तो आपका व्याख्या होगा, और यदि आपका पहला ऑप्शन में व्याख्या नहीं है और बाकी ऑप्शन में भी व्याख्या नहीं है तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। संयोजक शब्द का मतलब है कि दो चीजों को जोड़ने का जो प्रोग्राम है ना, उसको संयोजक शब्द कहा गया है। संयोजक शब्द का मतलब है कि एक बात को दूसरी बात से जोड़ना। तो सर जब आप व्याख्या करते हो तो वहां पर भी पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना और आक्षेप समाधान, ये हमेशा व्याख्या को जोड़े रखता है। इसलिए कहा कि संयोजक शब्द सबसे ज्यादा व्याख्या में प्रयुक्त होते हैं। व्याख्या ऑप्शन में नहीं आए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। चलिए साहब,
प्रस्तावना के प्रश्नों का उत्तर कभी भी हाँ या नहीं में नहीं होना चाहिए और प्रस्तावना विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए समर्थन होनी चाहिए। आप प्रस्तावना किस किस से करते हो? प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाएंगे, मॉडल बनाओ चाहे चित्र बनाओ, प्रश्न तो पूछना ही है। तो प्रश्न के द्वारा, चित्र दिखाकर, मॉडल के द्वारा, अभिनय करके, प्रतिकृति मॉडल कोई बोलते हैं, प्रयोग के द्वारा, यानी कोई प्रयोग करते हैं साइंस में, उदाहरण के द्वारा, कथा के द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि के प्रयोग के द्वारा। एक बहुत अच्छी बात इसके साथ हम समाप्त करेंगे, एक खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का नाम आपने सुना होगा, और ये मैं इसलिए पढ़ा के जा रहा हूं आज आपको क्योंकि इसका सीधा प्रश्न आता है और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं पूछ ही लेता हूं, जैसे मैं आपसे प्रश्न कर लूं कि बताइए, एक बालक किसी प्रश्न का जवाब नहीं देता, इसके लिए अध्यापक संकेत देता है या आधा उत्तर बता देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप में से लगभग 10% लोग जानते होंगे। एक प्रश्न को अध्यापक पूछता है, उसी प्रश्न को बाकी अन्य छात्रों से भी पूछता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक अध्यापक शिक्षण कार्य में प्रश्न पूछते पूछते अवान्तर प्रश्न पूछने के बाद मुख्य अपने मूल भाव पर लौटता है, इसको क्या कहते हैं? एक अध्यापक ने बच्चे से प्रश्न पूछा और प्रश्न का जवाब बच्चे ने दिया, फिर भी अध्यापक लगातार दूसरे प्रश्न पूछे जा रहा है, इसका हम क्या कहते हैं नाम? और एक प्रश्न अध्यापक ने प्रश्न पूछा और फिर उसने क्यों, कैसे, कहां, कब, किस लिए इत्यादि के सारे और प्रश्नों की बरसात कर दी। शिक्षण की प्रक्रिया में ऐसे प्रश्न पूछने को क्या कहते हैं? तो 5 बातें हैं सर जो मैंने बोली हैं। मैंने कहा ना, बहुत कम लोग हैं जिनको इन सवालों के जवाब आते होंगे। अब मैं शॉर्टकट में समझा के जाता हूं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का मतलब होता है खोज करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। क्या होता है कि अध्यापक बच्चों को प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने के बाद में एक प्रश्न के पूछने के बाद एक मुख्य प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न का उत्तर मिल गया तो भी और नहीं मिला तो भी कुछ और इसके इर्द गिर्द इसी से जुड़े हुए, मुख्य प्रश्न से जुड़े हुए और अवान्तर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइए वो प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ताकि हम कुछ और नया खोज सकें, ताकि बच्चे का और नवीन ज्ञान या और नया ज्ञान या अधिक ज्ञान की प्राप्ति, अधिक सूचना की प्राप्ति कर सकें। बच्चे ने रटा है उत्तर दिया कि समझा है, इसका भी ज्ञान कर सकें। तो कुछ और एक्स्ट्रा खोजने के लिए, अनुसंधान करने के लिए एक प्रश्न के साथ में अवान्तर दूसरे अन्य इसी से जुड़े हुए प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए इसका नाम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, इसी का नाम अनुसंधान प्रश्न कौशल है, इसी का नाम अवान्तर प्रश्न करण कौशल है, इसी का नाम पूरक प्रश्न कौशल होता है। पूरक यानी सप्लीमेंट्री, जो पहले प्रश्न का ही सहायक प्रश्न होता है, इसी को सहायक प्रश्न कौशल कहते हैं, इसी को पूरक प्रश्न कौशल कहते हैं, इसी को सप्लीमेंट्री प्रश्न कौशल भी कहते हैं, इसी को कहीं कहीं पुनर्बलन या प्रवाह प्रश्न कौशल के नाम से भी पढ़ा गया है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल को अन्वेषण प्रधान प्रश्न भी कहते हैं। विषय वस्तु के गहन और गहराई तक पहुंचने के लिए अध्यापक छात्र से खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। प्रश्नों में जब बच्चा उत्तर देने में असमर्थ होता है, शिक्षक उन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्न पूछ करके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये प्रश्न भी ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं, सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं जो आपको मेन बात बताना चाहता हूं, इसमें कितनी बातें आती है सर? 5। परीक्षा का सीधा प्रश्न आता है, इसलिए पढ़ा के जा रहा हूं उसको। बाकी तो सामान्य चीजें, आप प्रस्तावना, श्यामपट्ट वगैरह सब पढ़ लिए हो, तो उनकी चर्चा करने की सार्थकता भी नहीं है। मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खोजपूर्ण जो प्रश्न है, इसमें 5 प्रकार की बातें आती हैं। कितनी बातें? 5। और इनको सीख के जाना, ये मुश्किल से याद होती है, आप खुद पढ़ते हो ना, आपके नहीं समझ में आती। मैं बिल्कुल सीधी भाषा में समझा के जाता हूं। पहला है अनुबोध। बोध यानी बताना, अनु यानी पीछे पीछे। मान लीजिए साहब, ये बिल्कुल पिक पॉइंट लाइन आती है परीक्षा में, और मैंने देखा कई बार कि कितना भी पढ़ा देने के बाद, कितना भी सुना देने के बाद, आज भी सुना के जा रहा हूं, और मुझे पता है कि फिर भी कोई प्रश्न इसका परीक्षा में आ गया तो फिर भी आप गड़बड़ करके आओगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से सुने इस बात को। 5 ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अनुबोध का मतलब है पीछे पीछे बताना। मान लीजिए सर, मैं आपका अध्यापक हूं, मैंने किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, मैंने यहाँ पर रणथंभौर के बाग भी ऐसे प्रश्न पूछा, और मैंने प्रश्न पूछा कि बताइए भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अब आपको ना पसंद हो तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं उसका दीवाना हूं या ऐसा कुछ है, नाम प्रश्न बताना था मुझे। अब मैंने सर प्रश्न पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है। सर 2 स्थितियां होंगी, या तो उत्तर ही नहीं आएगा बच्चे से, या उत्तर आएगा तो आंशिक उत्तर आया कटापटा। अब मैं क्या करूंगा सर, यदि प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर ही प्राप्त नहीं हुआ तो मैं आंशिक उत्तर दूंगा, इशारा दूंगा मोदी, अरे सर नरेंद्र मोदी। यानी मैंने प्रश्न पूछने पर मुझे जब जवाब नहीं मिला तो मैंने उस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा उत्तर बता दिया, इसको भी अनुबोध कहते हैं। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि बच्चा जवाब तो दे लेकिन आधा अधूरा जवाब दे, सर इसका नाम मोदी है और इसका नाम पूरा नाम ऐसे। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए जब अध्यापक यदि कोई प्रश्न बच्चे से पूछे
और बच्चा यदि प्रश्न का उत्तर देने में ही ना हो तो मास्टर जी क्या करते हैं, संकेत देते हैं। सर संकेत का मतलब थोड़ा सा, अरे वही मोदी मोदी, अरे सर नरेंद्र मोदी। तो सर जब किसी प्रश्न के पूछने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता तब संकेत दिया जाता है, आंशिक उत्तर बता दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया का नाम तो क्या है, अनुबोध। बताइए भारत में सबसे पवित्र पशु किसे कहा गया है? जवाब नहीं है। अध्यापक क्या करेगा, थोड़ा सा इशारा करेगा, अरे वही जो हमारी माता है। अरे सर गाय। तो जैसे ही आपने इशारा दिया बच्चे ने जवाब दे दिया। एक स्थिति तो यह होती है। अनुबोध में दूसरी स्थिति यह भी होती है कि बच्चा जब कटाफटा उत्तर देता है, यानी जैसे प्रधानमंत्री का नाम पूछा और मोदी मोदी बोल रहा था, तो इस आंशिक उत्तर की स्थिति में भी अध्यापक दूसरे और प्रश्न करता है, अरे अभी आया था ना थोड़े दिनों बाद में भाई और भाना, तो फिर अरे बस सर वो नरेंद्र मोदी। तो कहने का मतलब है कि कई बार आंशिक उत्तर दिया जाता है, कई बार इशारा किया जाता है, उसको तो हम बोलते हैं अनुबोध। एक स्थिति खत्म। दूसरी स्थिति है, मैंने आपसे प्रश्न किया, रणथंभौर के बाग भैया से प्रश्न किया और उन्होंने जवाब दे दिया साहब मुझे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे संबंधित और भी प्रश्न करता गया। मैं धीरे धीरे मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित और भी बातें निकल के आए, यानी अधिक सूचना की प्राप्ति चाहता हूं, मैं अधिक बातें जानना चाहता हूं। जब अध्यापक के प्रश्न पूछने पर बालक प्रश्न का जवाब दे दे और फिर भी अध्यापक और अधिक बातें करें और अधिक प्रश्न पूछे, तो सर इसका मतलब होता है अधिक सूचना प्राप्ति, विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। कौन है भारत का प्रधानमंत्री? उन्होंने कहा साहब नरेंद्र मोदी। अच्छा प्रधानमंत्री क्या काम करता है? फिर वो बताएगा सर इस काम करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? सर वो बने थे। तो प्रधानमंत्री को लेकर के आगे पीछे और भी सवाल पूछना तो अधिक सूचना प्राप्ति। तो बच्चे के द्वारा उत्तर नहीं दिए जाने पर संकेत देना, आधा अधूरा उत्तर प्राप्त आने पर उसको उत्तर थोड़ा सा बता देना, वो तो अनुबोध है। याद रखना कभी पूरा उत्तर नहीं बताया जाता। और प्रश्न का जवाब दिए जाने पर भी अध्यापक जब थोड़ा और पूछता जाता है तो उसको हम कहते हैं अधिक सूचना प्राप्ति। अब देखो सर तीसरी चीज क्या होता है कि अध्यापक प्रश्न पूछते पूछते साहब अहमदाबाद से बॉम्बे चला जाता है। प्रधानमंत्री वो था, फलाना था, जवाहरलाल नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन थी, माता जी कौन थी, लुगाई कौन थी, छतरी कौन थी, ऐसे करते करते जब शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्न पूछते पूछते वापस पुनः केंद्र बिंदु पर मुख्य प्रश्न पर लौटा जाता है, विद्यार्थियों का विषय वस्तु पर पुनः वापस मेन मुख्य प्रश्न पर लौटा जाता है, आया जाता है, तो उसका क्या होता है, पुनः केंद्रण कहते हैं। यानी विषय वस्तु में प्रश्न करते करते समय, बहुत सारे अवांतर सहायक प्रश्न करते समय वापस मुख्य केंद्र बिंदु पर मुख्य प्रश्न पर लौटना क्या कहलाता है, पुनः केंद्रण। तो तीन बातें हो गई। बच्चे ने जवाब दिया, आधा अधूरा दिया, अध्यापक ने आंशिक उत्तर दिया या इशारा दिया, ये तो अनुबोध है। बच्चे ने जवाब दिया, अध्यापक ने फिर भी प्रश्न पूछे जानकारी के लिए, इसका मतलब अधिक सूचना प्राप्ति है। अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते अनेक प्रश्न करते करते जब बहुत दूर चला जाता है, वापस मुख्य बिंदु पर लौटना, यह कहलाता है पुनः केंद्रण। चौथा है पुनर्निर्देशन। पुनः यानी फिर से, निर्देशन यानी निर्देश देना। यानी एक आपने किसी बच्चे से प्रश्न पूछा, आपने साहब RK यादव साहब से प्रश्न किया और प्रश्न उनसे करने के बाद उन्होंने जवाब दिया चाहे नहीं दिया, जवाब नहीं दिया तो भी और जवाब दिया तो भी, उसी प्रश्न को अन्य बालकों में भी दे दिया आपने। यानी आपने उसी प्रश्न को इनसे पूछ लिया, उसी प्रश्न को आपने इनसे पूछ लिया, उसी प्रश्न को आपने इनसे पूछ लिया। यानी एक प्रश्न पूछने के बाद जब बालक जवाब नहीं देते या जवाब दे भी दे जाता है, मैंने RK यादव से पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने वही प्रश्न रणथंभौर के बाग भैया से किया, जवाब नहीं दिया, विमला बहन जी सिक्कर वाली थी, उनसे मैंने प्रश्न पूछा, जवाब दिया। यानी कोई जवाब दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, फिर भी मैं एक ही प्रश्न को अलग अलग बच्चों से निर्देशित कर रहा हूं, यानी पूछ रहा हूं। इस प्रक्रिया का नाम होता है सर पुनः निर्देशन की प्रक्रिया। और सर्वाधिक परीक्षा में अब तक जो प्रश्न आया ना वो यहीं से आया है। और इसका प्रश्न ये आता है, क्यों करता है शिक्षक ऐसा? शिक्षक सर इसलिए करता है कि बेचारे शिक्षक के पास में 5 ही प्रश्न है, क्लास में तो बच्चे 50 हैं, अब क्या करेगा? तो वो क्या करता है, सभी बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए, सभी बच्चों की सहभागिता जोड़ने के लिए अध्यापक क्या करता है, उस प्रश्न को 5-7 बच्चों से पूछ लेगा, तो अच्छा भी जवाब आएगा, अलग अलग जवाब भी आएंगे और सभी बच्चों की सहभागिता भी रहेगी, बच्चों में डर भी हो जाएगा, ओ मास्टर भैया पूछ ले लो, कोई नहीं पूछ लीजिए। तो सर सहभागिता बढ़ाने के लिए, ताकि एक ही प्रश्न 5-7 बच्चों में बढ़ जाएगा, 5 प्रश्न 30-35 बच्चों में आ जाएंगे। लास्ट है सर समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि। समीक्षात्मक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना। अध्यापक ने प्रश्न किया, बच्चे ने जवाब दे दिया, साहब भारत का प्रधानमंत्री कौन है? साहब फलाना मोदी जी हैं साहब। अब किसी भी प्रश्न से संबंधित अन्य प्रश्नों में क्यों बना प्रधानमंत्री, कब बना प्रधानमंत्री, किस लिए बनता है प्रधानमंत्री, क्यों बनता है प्रधानमंत्री, समझ में आ रही मेरी बात? तो क्यों, कहां, कब, कैसे, इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ने रटा रटाया उत्तर तो नहीं दिया, कहीं आड़ोसी पाड़ोसी से घासीराम ने और
कजोड़ी ने कहीं जवाब का उत्तर तो पास नहीं कर दिया। बहुत होशियार होते हैं दोस्त हमारे, कमीने कहीं के, पढ़ने तो देते नहीं है, गुमराह करते हैं हमको। तो याद रखिएगा कि कई बार हमको हेल्प मिल जाती है ना। लड़कियां तो विशेषकर नीचे नाखून कुचरती रहती है, कुचरना कुचरना ऐसे ऐसे, और पड़ोसन क्या करती है, मास्टर देखता है भाई नीचे तो देख रही है कहीं टीप तोड़ रही है, और पड़ोसन क्या करती है, नीचे से कॉपी पे लिख के दिखा देती है ऐसे, और वाह नरेंद्र मोदी है उसका प्रधानमंत्री। लेकिन आगे हम ये देखना चाहते हैं कि ये कहीं रटा रटाया जवाब तो नहीं है। तो इसका प्रश्न यूं आता है कि छात्र रटा रटाया जवाब तो नहीं दे रहे, इसकी जानकारी के लिए अध्यापक जब क्यों, कहां, कब, कैसे इस प्रकार के प्रश्न करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको समीक्षात्मक अभिज्ञता प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार 5 प्रकार के अन्वेषण यानी खोज करने के, अनुसंधान करने के और खोज करने के, तो खोजपूर्ण प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न, अनुसंधान प्रश्न, पुनर्विलन प्रश्न कौशल, प्रवाह प्रश्न कौशल, सहायक प्रश्न कौशल, पूरक प्रश्न कौशल और सप्लीमेंट्री प्रश्न कौशल, कुछ भी कह लो। तो एक मुख्य प्रश्न के साथ साथ में अन्य प्रश्न पूछना पूरक प्रश्न कौशल है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है। पहला अध्यापक ने पूछा, जवाब आया कि नहीं आया, आधा अधूरा आया, खटापट आया, आंशिक आया, तो अध्यापक हल्का सा संकेत देता है, थोड़ा बहुत उत्तर बता देता है, आधा अधूरा, इसको बोलते हैं अनुमोदन। अध्यापक ने पूछा, जवाब आया, फिर भी बार बार उसी बच्चे से बार बार और प्रश्न कर रहे हैं, उसके साथ में अधिक सूचना प्राप्ति। प्रश्न पूछते पूछते मास्टर जी चले जाते हैं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वापस मुख्य केंद्र बिंदु पर लौटना, पुनः केंद्रण। एक प्रश्न को एक बच्चे से पूछकर उसी प्रश्न को अलग अलग बच्चों से पूछना, पुनर्निर्देशन। और किसी प्रश्न को पूछने के बाद क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछना, समीक्षात्मक अभिज्ञता वृत्ति। तो ये प्रवाह प्रश्न कौशल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है। इसके अलावा देखो 2-3 बातें सामान्य है, मैं आपका समय खराब करना भी नहीं चाहता, कि सामान्य चीजें आती है साहब, श्याम पट में आपने दुनिया भर का पढ़ रखा है, श्याम पट वगैरह में, तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं है कि भाई, बात समझ में आ रही है आपको? पढ़ते समय हमारे कॉपी की दूरी हमारी आंखों से कितनी इंच पर हो सकती है, पता है क्या आपको? पढ़ते समय हमारे आंखों से किताब कितने इंच की दूरी पर होनी चाहिए? एक बार कमेंट्स पास करो, देखो तो सही कितना पढ़े हो आप लोग। पढ़ते समय कितने सेंटीमीटर या कितने इंच, इंच और सेंटीमीटर में फर्क होता है, तो कितने इंच हमारी किताब आंखों से दूर रहे, ऐसा प्रश्न आपकी किसी टेट एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए बार पास करो, मैं भी तो देखो कितना पढ़ते हैं आप लोग, सब होशियार, इसलिए तो आप लोग आते ही नहीं लाइव, आपको सब कुछ आता है इसलिए। तो कल की क्लास में हम शिक्षण सहायक सामग्री की बात करेंगे, वो एक सार्थक विषय है, ये तो आज सामान्य विषय था इसलिए आप शायद नहीं जुड़े। तो कल कोशिश करना क्लास को अच्छा रेस्पॉन्स देने का, और कल की क्लास में हम बहुत प्रयास करके बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। जो नए साथी चैनल से जुड़े आप सब्सक्राइब करें, और जो पुराने से ना पुराना ये मंदिर की घंटी बजाया करो, ताकि आपको क्लास का पता चल जाए, रिमाइंडर सेट हो जाए आपका। तो कल हम 10 बजे क्लास में फिर हाजिर होंगे, शिक्षण सहायक सामग्री का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कल। उसके बाद में हम कौशलों में प्रवेश करेंगे और एक दिन में प्रयास करके 2-3 कौशल पढ़ेंगे। और बुधवार की क्लास को हम बुलेट ट्रेन के लिए रखे हैं। अब की बार की क्लास आपकी रात 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 12-1 बजे तक चलेगी, जिसमें हम कोशिश करके 400-500 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। फिर ऐसे करके 2 बुलेट ट्रेन, और मैं फिर आपसे जाते जाते कह के जा रहा हूं, 23 तारीख की रात पूरा नेट बचा के रखना है, सारी दुनिया को छोड़कर राम जी के रंग में रंगना है। और आपको परीक्षा में आने वाले संस्कृत के लगभग 300-350 प्रश्नों के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका बहुत बढ़िया पेपर जाएगा। लगभग आपकी वही सी बातें परीक्षा में आने वाली हैं। जाते जाते आप सभी को शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, श्रम कर लिया करो, क्लास को लाइक करके जाना और नमस्कार करें। आज आपकी कमेंट्स मेरी एलईडी पर नहीं चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के नाम वगैरह नहीं बोल पाया, तो आप नाराज नहीं होंगे। आप सभी अच्छे लोग हैं, पढ़ते रहे, सीखते रहे, अब ज्यादा समय आपका खराब करूंगा नहीं। एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है तो उसमें पढ़ा करो खूब, सारा निःशुल्क कर रखा है। और यदि नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने साथियों को भी मोटिवेट करें, अपने भाई बहनों को, जो आपके निजी दोस्त है, बाकी को तो क्यों करोगे, तो उसको डाउनलोड करवाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। कल की क्लास में हम करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का, एग्जैक्ट 10 बजे आ जाना, जो भी 2000 बच्चे देख रहे हो, तब तो मैं बढ़िया से पढ़ा जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं देख लूंगा भाई तुम्हारा क्रैश कोर्स हो गया, तुम पढ़ना नहीं चाहते। आओगे ना कल टाइम से? तो कल हम सहायक सामग्री की चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सर ग्रामोफोन में क्या अंतर है, लिंगवाफोन में क्या अंतर है, छोटी छोटी चीजें आती है, पेनेलिया में क्या है, सुमेलिया क्या होता है, रेमेलिया क्या होता है, जो भी है, इस सारी चीजों की चर्चा हम कल करेंगे। कल मिलते हैं हम डैनियल के जो आपका वो आता है ना अनुभव शंकु के साथ में, बहुत कुछ चीजें आपको पढ़ा के जाऊंगा, बहुत कुछ चीजें सिखा के जाऊंगा। शिक्षण सहायक सामग्री में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक आपको नहीं आती हैं, तो उनको लाइन टू लाइन में बता के आपको बढ़िया से अधिगम करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो कल एग्जैक्ट 10 बजे आ जाना, टाइम के बहुत पाबंद नहीं है, तुम बिल्कुल बदतमीज आदमी हो। शिक्षक का सबसे पहला गुण है ज्ञान पर अधिकार, दूसरा व्यक्ति और तीसरा अनुशासन। तो समय पे आया करो ताकि भगवान आपको मास्टर बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। परसों बुलेट ट्रेन के लिए तैयार रहना, क्लास का रिमाइंडर लो। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय राम जी की।
अभी लाइक नहीं करे बहुत सारे लोग। महावर गर्ल्स, ओम प्रकाश भैया, अवधेश जी नमस्कार। श्याम पट को टीचर का कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। और श्याम पट किस तरफ रहना चाहिए? बाईं तरफ है। अरे वो नहीं बताया तुमने, वो इंच वाला 25 सेंटीमीटर तो सही बता रहे हो, 12 इंच। हो बहुत बढ़िया, बड़े होशियार हो तुम लोग तो भैया 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और इंच कितना होना चाहिए? 17 या 12? इस कमेंट्स को पास नहीं किया आप लोगों ने। 12। चलो होशियार हो मतलब आप लोग। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों से बहुत प्यार मिलता है। मावा गर्ल्स बेटा, सीपी मेवाड़ भैया, अब नाम नहीं पढ़ पाया मैं क्योंकि आप दिख नहीं रहते मुझे। एम एस, सीपी मेवाड़, RK जी, सरोज यादव, विनोद बिश्नोई। अब चले जाओ, मारो तो कहीं फालतू आदमी जो। और आज SI का पेपर भी हुआ था भाई आप लोगों का। पुजारी जी गए यार, अभी है नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, साधुवाद, धन्यवाद। रखता हूँ मैं, इसको काटता हूँ, देखिए मैं। ठीक है भाई।